हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ आवर वैदिक एज। आज हम इंडो आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। इंडो आर्यंस कौन लोग थे? ये पहली वीडियो का ही कंटिन्यूएशन। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन जस्ट गो टू पार्ट 1 एंड वॉच दैट वीडियो। ये उसके बाद का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इंडो आर्यंस कौन थे। वैदिक सिविलाइजेशन को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आर्यंस कौन थे। ये यूपीएससी का सबसे कंट्रोवर्शियल और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक में से एक है। पहले हिस्टोरियन आर्यन को एक रेस मानते थे, लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजी के हिसाब से लिंग्विस्टिक और जेनेटिक्स ने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक रिजेक्ट कर दिया है। आज के समय हिस्टोरियन का कंसेंसस है कि आर्यंस प्राइमरीली एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल ग्रुप थे, ना कि बायोलॉजिकल रेस। इसलिए जब भी वैदिक एज पढ़ते हैं, याद रखो आर्यन इज इक्वल्स टू लैंग्वेज प्लस कल्चर, नॉट अ रेस। लिंग्विस्टिक ग्रुप मैंने बोला, इसका मतलब क्या है लिंग्विस्टिक ग्रुप? सबसे पहले समझते हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप क्या होता है। लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक ही लैंग्वेज फैमिली की लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सब जो है वो इंडियन आर्यन लैंग्वेजेस का पार्ट है। इसी तरह इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच या ग्रीक, ये एक दूसरी ब्रांच ऑफ लैंग्वेजेस है। ये सब अल्टीमेटली एक ही लैंग्वेज फैमिली से निकली हैं, इसलिए आर्यंस वर्ड लैंग्वेज से रिलेट करता है, रेस से नहीं करता। तो पहला पॉइंट हमारा ये याद रखना है कि इट इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ अ लिंग्विस्टिक, इट इज़ अ लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड अ कल्चरल ग्रुप। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक पर्सन ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है ना? एक पर्सन ब्लैक हो सकता है, एक पर्सन वाइट हो सकता है, एक पर्सन ब्राउन हो सकता है, लेकिन अगर वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते हैं तो लिंग्विस्टिक सेंस में वो उस फैमिली का मेंबर है। लैंग्वेज और रेस दोनों अलग-अलग चीज़ हैं, ये हमको समझना है। ठीक है? फिर इंडो ईरानियन ब्रांच, ये क्या चीज़ है? आर्यन किस ब्रांच से बिलॉन्ग करते थे? तो इंडो ईरानियन ब्रांच से बिलॉन्ग करते थे। इससे पहले हम जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वगैरह देख रहे थे, उसमें भी हमने देखा था। ये इंडो यूरोपियन फैमिली के एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इस ब्रांच के 2 मेजर डिवीज़न होते हैं। एक होता है इंडो आर्यन, जो इंडिया आए और संस्कृत डेवलप हुई, और दूसरे ईरानियन, जो ईरान तरफ गए और अवेस्टा लैंग्वेज डेवलप हुई। इसलिए वैदिक संस्कृत और ईरानियन अवेस्टा में बहुत सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है ना? जैसे हमने अहुरा, असुरा, होम, सोम, ये सब देखा था, सप्त, हप्त, ये सब वर्ड्स देखे थे, तो इस वजह से सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ठीक है? इंडो यूरोपियन फैमिली, ये क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज फैमिली में से एक है। इस फैमिली की लैंग्वेज यूरोप से लेकर इंडिया तक बोली जाती है। एग्ज़ाम्पल्स वी हैव इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, पर्शियन, है ना? ये सब लैंग्वेजेस इसका पार्ट हैं। सब अल्टीमेटली इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट हैं। इवन हिंदी, पंजाबी एंड मराठी भी हैं। अब किस बेसिस पर हिस्टोरियंस ये रिलेशन आइडेंटिफ़ाई करते हैं, है ना? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आर्यन जो है कोई रेस नहीं है, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, एक कल्चरल ग्रुप है। फिर हमने देखा इंडो ईरानियन ब्रांच क्या है ना? फिर हमने देखा इंडो ब्रांच क्या है, इसमें ईरानियन ब्रांच क्या है, फिर हमने इंडो यूरोपियन फैमिली के बारे में बात करी, है ना? ये सब हमने देखा। अब हम जानना चाह रहे हैं कि किस बेसिस पर हिस्टोरियंस ने ये रिलेशन आइडेंटिफ़ाई किया? तो सर विलियम जोन्स, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। इन्होंने नोटिस किया कि संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल वी हैव मदर, मदर मातृ इन हिंदी, फादर पितृ इन हिंदी, ठीक है, ब्रदर भ्राता इन हिंदी, एंड थ्री को हिंदी में त्रि बोलते हैं, सेवन को सप्त बोलते हैं, न्यू को नवा। ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश में क्वाइट सिमिलर देखने को मिलते हैं, या संस्कृत और इंग्लिश में क्वाइट सिमिलर देखने को मिलते हैं। अब ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये कॉमन एंसेस्ट्रल लैंग्वेज का एविडेंस है। क्या बोला मैंने? कॉमन एंसेस्ट्रल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, तभी इतने सारे वर्ड्स हमको सिमिलर देखने को मिलते हैं, है ना? अब आर्य के बारे में समझते हैं, ये आर्य क्या है? ऋग्वेदा में ऋग्वेदा में जो कंपोज़र्स हैं वो अपने आप को आर्य बोलते हैं, ठीक है? अपने आप को आर्य कहते हैं, लेकिन आर्य का एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है? इस पर स्कॉलर्स के अलग-अलग ओपिनियन है। जैसे कई स्कॉलर बोलते हैं कि ये अर से आया है, अर। अर का मतलब, अर रूट है इसका, और अर का मीनिंग है टू कल्टीवेट। क्या मतलब है? टू कल्टीवेट, है ना? या टू प्लव, मतलब जो एग्रीकल्चर करता था।
कल्टीवेटेड लैंड पर रहता था, सिविलाइज्ड है, उसको आर्य बोला गया है, आर्य बोला गया है। अब इसका हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि इनिशियली आर्य का मीनिंग हो सकता था फार्मर, लेकिन लेटर इसका मीनिंग ब्रॉडन होकर सिविलाइज्ड पर्सन हो गया। क्या हो गया? सिविलाइज्ड पर्सन। सिविलाइज्ड पर्सन। आज हम इसको इसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, टू कल्टीवेट का मतलब हम समझ गए, इसका सिंबलिक मीनिंग है कि सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, डिसिप्लिन कल्चर ये सब रखते थे। माने बोला गया है कि रिफाइंड सोसाइटी हो गई थी, रिफाइंड सोसाइटी। अब ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, रिफाइंड सोसाइटी को इंटीग्रेट करता है। आर्य को नोबल भी बोला गया है, सबसे कॉमन इंटरप्रिटेशन है। आर्य का मतलब नोबल या रिस्पेक्टेबल मैन, रिस्पेक्टेबल, ठीक है, नोबल या रिस्पेक्टेबल माना जाता है। ये सोशल प्रेस्टीज को इंडिकेट करता है, रेस को नहीं। देन किन्समैन भी बोला, मतलब एक इंटरप्रिटेशन इसका निकलता है। कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो आर्य को किन्समैन कहते हैं, यानी अपने लोग, क्लान मेंबर्स के सेंस में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कंपेनियन के तरीके से भी इसको इंटरप्रेट किया जाता है। कंपेनियन यानी फ्रेंड, एसोसिएट, यानी सेम कम्युनिटी का मेंबर। तो यहाँ पे क्लैन बेस्ड आइडेंटिटी दिखाई गई है, क्लैन बेस्ड पार्टनरशिप या आइडेंटिटी दिखाई गई है। ठीक है, देखा हमने। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि इंडो आर्यन कोई रेस नहीं है, इट्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप, है ना। लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो सेम लैंग्वेजेस बोलते हैं, है ना। रेस से कोई मतलब नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। रेस एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इज वेरी मच डिफरेंट। इंडो ईरानियन ब्रांच के बारे में पढ़ा। इंडो लोग वो जो इंडिया की तरफ आ गए थे, ईरानियन जो ईरान की तरफ चले गए थे। इधर इन लोगों ने संस्कृत डेवलप की, उधर उन्होंने एवेस्टा डेवलप की। ठीक है, इंडो यूरोपियन फैमिली क्या है? बहुत बड़ी लैंग्वेज फैमिली है, इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश, जर्मन, ये सब, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, ये सब आता है। ठीक है, फिर हमने देखा आर्य, आर्य का काम क्या मतलब है? तो डिफरेंट हिस्टोरियन स्कॉलर्स इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन है टू कल्टिवेट, मतलब जो कल्टिवेशन करता था, है ना, फार्मर बोल सकते हैं। लेकिन मॉडर्न जो इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से कल्टिवेट को सिविलाइज्ड पर्सन की तरह देखा जाएगा। ठीक है, जो एक रिफाइंड सोसाइटी में रहता था, है ना। उसके बाद में नोबल भी बोला गया, मतलब रिस्पेक्टेबल पर्सन, एक इंटरप्रिटेशन ये भी है। किन्समैन भी बोला गया है, मतलब क्लैन बेस्ड पार्टनरशिप दिखाई गई है ना। और कंपेनियन, फ्रेंड, है ना, ये भी बोला गया है। तो टू कल्टिवेट, नोबल, किन्समैन एंड कंपेनियन, ये हमको देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है जो अभी तक हमने पढ़ा? आर्य का एग्जैक्ट मीनिंग फिक्स्ड नहीं है, डिफरेंट स्कॉलर्स अलग मीनिंग देते हैं, लेकिन सब एग्री करते हैं कि आर्य बायोलॉजिकल रेस नहीं है। ये कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, कल्चर और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हम समझ चुके हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस कंक्लूड करते हैं कि आर्य का यूज लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजियस प्रैक्टिस के बेसिस पर होता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, नॉट स्किन कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ आर्यंस की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ आर्यंस, ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल डिबेट है। क्वेश्चन आता है कि आर्यन इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे या नहीं थे, थे या फिर बाहर से आए थे, है ना। इसी क्वेश्चन पर लास्ट 200 ईयर्स से डिबेट चल रही है। डिबेट क्या है? ओरिजिन ऑफ आर्यंस के रिगार्डिंग 5 मेजर थ्योरीज जो हैं वो फेमस हमको देखने को मिलती हैं। सब थ्योरीज को हिस्टोरियन इक्वली एक्सेप्ट नहीं करते। मॉडर्न एविडेंस के बेसिस पर कुछ रिजेक्ट भी हो चुकी हैं। फर्स्ट जो थ्योरी आती है, इट इज़ द यूरोप थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्यन का ओरिजिनल होमलैंड यूरोप था। ठीक है, विलियम जॉन्स, मॉर्गन, है ना, ये सब जो हैं ये सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को। सर विलियम जॉन्स क्या कहते हैं? सर विलियम जॉन्स ने संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज के बीच सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व की। उन्होंने डायरेक्टली यूरोप होमलैंड नहीं दिया, लेकिन उनकी लिंग्विस्टिक डिस्कवरी ने यूरोप थ्योरी को इंस्पायर ज़रूर किया। ठीक है, फिर विलियम ये मॉर्गन हमको देखने को मिलते हैं। ये क्या कहते हैं? लुई हेनरी मॉर्गन और कुछ दूसरे स्कॉलर्स ने ईस्टर्न यूरोप को होमलैंड माना है। ईस्टर्न यूरोप, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्यंस ओरिजिनली ईस्टर्न यूरोप में रहते थे, है ना। ये नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी वाला एरिया था। एग्जैक्ट जो होमलैंड है उसको ब्लैक सी के नॉर्थ यानी यूक्रेन रशिया रीजन बताया गया है। कौन सा रीजन बताया गया है? यूक्रेन रशिया रीजन, यूक्रेन रशिया रीजन, नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी। ठीक है,
नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी। क्या बोला हमने? विलियम जोन्स जो है वो सिमिलैरिटीज़ बताते हैं, डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं बोला लेकिन इन्फ्लुएंस ज़रूर किया उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी उसने यूरोप थ्योरी को। देन मॉर्गन कहते हैं कि नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी, और काफ़ी सारे और भी स्कॉलर्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। ठीक है? ये हमने देखा। अब कुछ लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ ये बताते हैं कि यूरोप और संस्कृत वर्ड्स क्वाइट सिमिलर हैं, इसलिए कॉमन होमलैंड यूरोप हो सकती है। लेकिन इसका क्रिटिसिज़्म भी है। क्रिटिसिज़्म क्या है? लैंग्वेज सिमिलैरिटी होमलैंड प्रूव नहीं करता, इसी वजह से थ्योरी वीक मानी जाती है। ठीक है? नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी सेंट्रल एशियन थ्योरी। ये सबसे फेमस और सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। इसके प्रोपोनेंट्स हमको मैक्स म्यूलर देखने को मिलते हैं, हर्ट्ज़फेल्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है? मैक्स म्यूलर क्या कहते हैं? मैक्स म्यूलर ने आर्यन का होमलैंड सेंट्रल एशिया बताया है। क्या बताया है? सेंट्रल एशिया बताया है। ठीक है? इम्पोर्टेंट ये है कि मैक्स म्यूलर ने रेस नहीं, लैंग्वेज डिस्कस की थी। बाद में उनके आइडियाज़ को गलत इंटरप्रिटेट किया गया। फिर हर्ट्ज़फेल्ड की बात करें तो इन्होंने भी सेंट्रल एशिया को सपोर्ट किया है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी आज आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, एंशिएंट डीएनए और हॉर्स एविडेंस, उसके साथ-साथ में वी हैव मितानी रिकॉर्ड्स, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, है ना? 1400 बीसी पुराने जो हैं, सब मिलकर ब्रॉडली सेंट्रल एशियन ओरिजिन को सपोर्ट करते ज़रूर हैं। ठीक है? ये हमने देख लिया। अब माइग्रेशन इनटू इंडिया। थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्यन एक ही बार नहीं आए, अलग-अलग ग्रुप्स अलग-अलग टाइम पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंटर हुए, यही बाद में आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बनी। ये कहना है इसका सेंट्रल एशियन थ्योरी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आर्यन जो है वो एक रेस नहीं है, एक लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी है ना? डिफरेंट हिस्टोरियन इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। 4 इंटरप्रिटेशन देखे थे, टू कल्टिवेट, किन्समैन, कंपेनियन, है ना? ये सब हमने देखा था। नोबलमैन ये सब देखा था, रिस्पेक्टेड पर्सन, सिविलाइज्ड पर्सन, देयर वाज़ अ रिफाइन्ड सोसाइटी, ऐसा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है। अब आर्यन आए कहाँ से, इसके हिसाब से भी हमको मेजरली 5 थ्योरीज़ देखने को मिलती हैं। कई रिजेक्ट हो चुकी हैं, कई कुछ-कुछ एक्सेप्ट की जा चुकी हैं, है ना? लेकिन कंप्लीटली जो है ये पता नहीं चला, इट्स स्टिल अ डिबेट। सबसे पहले हमने यूरोप थ्योरी देखी थी, जिसके प्रोपोनेंट्स हमने देखे थे मैक्स म्यूलर, जिसके प्रोपोनेंट हमने देखे थे विलियम जोन्स एंड मॉर्गन। विलियम जोन्स ने डायरेक्टली होमलैंड नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया लैंग्वेज में सिमिलैरिटी ज़रूर है। मॉर्गन ने कहा कि नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी से जो है ये आर्यन्स आए थे, इंडो आर्यन्स आए थे, है ना? तो उन्होंने यूक्रेनियन रशियन रीजन को होमलैंड बताया। उसके बाद में हम सेंट्रल एशियन थ्योरी पे आते हैं। इसको मेजरली लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसके कुछ प्रोपोनेंट हमको मैक्स म्यूलर और हर्ट्ज़फेल्ड देखने को मिलते हैं। मैक्स म्यूलर ने कहा सेंट्रल एशिया से आए थे, है ना? और हर्ट्ज़फेल्ड ने भी कहा सेंट्रल एशिया होमलैंड था। कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे वी हैव मितानी इंस्क्रिप्शन, वी हैव बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, है ना? डीएनए एनालिसिस वगैरह हम देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, हॉर्स के एविडेंस, ये सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं। लेकिन कंक्लूजन ये बोला जाता है कि ये एक बार में माइग्रेशन नहीं हुआ। अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग ग्रुप्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया आए। ठीक है? ये कंक्लूजन हमको देखने को मिलता है। इसे ही बाद में आर्यन माइग्रेशन थ्योरी जो है बनती है। 2 थ्योरीज़ हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है? अब हम तीसरा आते हैं आर्कटिक थ्योरी पे। ये क्या चीज़ है? ये थ्योरी दी थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। इन हिज बुक द आर्कटिक होम इन द वेदास, है ना? बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम इन द वेदास अपनी बुक में ये थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि 6 मंथ डेज़ और 6 मंथ नाइट्स होते हैं। तिलक ने ऋग्वेदा को कुछ हाइम्स इंटरप्रेट किए हैं। उन्होंने कहा कि ऋग्वेदा में 6 महीने दिन और 6 महीने रात की बात की गई है। जैसे डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमको, ऐसे देखने को मिलता है, और ये तो सिर्फ़ आर्कटिक रीजन में ही पॉसिबल है ना? तो इन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वज़ह से माइग्रेशन हुआ होगा। इनके अकॉर्डिंग आइस एज के बाद में क्लाइमेट चेंज हुआ, इसलिए आर्यन साउथ की तरफ माइग्रेट हुए, है ना? ये जो थ्योरी है ये बाल गंगाधर तिलक ने दी। अब इसका क्रिटिसिज़्म भी है। क्या? मोस्ट हिस्टोरियन इस इंटरप्रिटेशन को सिंबॉलिक मानते हैं। साइंटिफिक एविडेंस भी इनसफिशिएंट है, इसलिए ये थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है? ये थ्योरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक में दी थी आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है? लेकिन इसके क्रिटिसिज़्म है, कोई ख़ास एविडेंस भी हमको मिला नहीं। 3 थ्योरी हमने देख ली, अब हम आएँगे तिब्बत थ्योरी पे। ये थ्योरी दी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने कहा कि तिब्बत के लोग भी फायर वर्शिप करते थे और आर्यन्स भी करते थे, तो फायर वर्शिप का एविडेंस इन्होंने दिया। इन्होंने सन वर्शिप की भी बात की। दोनों सोसाइटी सन को बड़ी इम्पोर्टेंस देती थी,
है ना? इन्होंने कुछ फ्लोरा एंड फौना सिमिलैरिटीज़ के बारे में भी बात की। ऋग्वेदा में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, वो तिब्बत में सिमिलर बताए गए हैं, है ना? लेकिन इसके भी कुछ क्रिटिसिज़्म देखने को मिलते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हिस्टोरियन इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते। अभी तक हमने यूरोप थ्योरी देखी है, जिसके प्रोपोनेंट हमने देखे विलियम जॉनसन मॉर्गन। उसके बाद में हमने सेंट्रल एशियन थ्योरी देखी, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सेप्टेड है। उसके हमने प्रोपोनेंट देखे हर्सफील्ड एंड मैक्स म्यूलर। उसके बाद में हमने देखी आर्कटिक थ्योरी, व्हिच वाज गिवन बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन हिज बुक आर्कटिक होम इन वेदास। लेकिन क्रिटिसिज्म है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं देखने को मिले। उन्होंने कहा कि आइस एज के टाइम पे क्लाइमेट थोड़ा ठीक हुआ तो वो माइग्रेट कर गए नीचे। फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है तिब्बत थ्योरी, जो हमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी। इन्होंने कुछ सिमिलैरिटीज़ बताई, जैसे फायर वर्शिप इन्होंने बताया, सन वर्शिप इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ फ्लोरा एंड फौना की भी सिमिलैरिटीज़ बताए। लेकिन अगेन एविडेंसेस जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते, पूरी तरीके से सैटिस्फाई नहीं करते कंडीशन को, इस वजह से इस थ्योरी को भी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन थ्योरी पे। ये क्या चीज़ है? इस थ्योरी को आउट ऑफ इंडिया थ्योरी भी बोलते हैं, और इसके कुछ जो प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, एसी दास, सप्त, है ना? ये हमको देखने को मिलता है। अब जो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, ये कहते हैं इंडिया ही होमलैंड है ना? एसी दास कहते हैं कि सप्त सिंधु को आर्यंस का ओरिजिनल होमलैंड जो है वो कहा है उन्होंने, ठीक है? तो ये दोनों कहते हैं कि इंडिया में ही है, इंडिया ही इनका होमलैंड है। सप्त सिंधु होमलैंड क्या? कि पंजाब हरियाणा रीजन को ओरिजिनल होमलैंड बताया है। कौन से रीजन को? पंजाब हरियाणा रीजन को। पंजाब हरियाणा रीजन को ओरिजिनल होमलैंड बताया है। ठीक है? यज्ञ, वेदा, सेक्रेड रिवर्स सब इंडिया में ही है, जिसके बारे में ऋग्वेदा में बात हुई है। इसलिए आर्यन्स भी इंडिया के ही होने चाहिए, ये आर्गुमेंट दिया गया। लेकिन इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म है। ये मोस्टली कल्चरल आर्गुमेंट है, साइंटिफिक प्रूफ कंपैरेटिवली वीक देखने को मिलता है। तो ये हमारी हैं कुछ 4-5 थियरीज़, जो कि आर्यन के माइग्रेशन को या ओरिजिन ऑफ आर्यन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। ठीक है? अब ये जो इंडिजिनियस थ्योरी है, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? व्हाई इट वाज़ नॉट एक्सेप्टेड? तो मॉडर्न हिस्टोरियंस इंडिजिनियस थ्योरी को कंपैरेटिवली रिजेक्ट नहीं करते, कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर इसे वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाता। कुछ रीज़न हैं इसके, जैसे नो कोलोनाइज़ेशन सीक्वेंस। अगर इंडिया होमलैंड होता तो माइग्रेशन का डायरेक्शन होना चाहिए था ना, इंडिया से ईरान से सेंट्रल एशिया फिर यूरोप। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सीक्वेंस ऐसा शो नहीं करता, मतलब आप मान लो कि इधर होमलैंड है तो बाहर भी तो मूव करे होंगे, उसका तो कोई एविडेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। एक्सपेंशन इंडिया से आउटवर्ड क्लियरली प्रूव नहीं होता, ये आउटवर्ड एक्सपेंशन को भी बताते हैं ना, आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन भी सपोर्ट करते हैं, तो वो तो उसका तो कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। यज्ञ एब्सेंट आउटसाइड इंडिया। ऋग्वेद आर्यंस के लिए यज्ञ सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल था, लेकिन इंडिया के बाहर इंडो यूरोपियन ग्रुप्स में सेम इलैबोरेट वैदिक सैक्रिफाइस नहीं मिलते। ये इंडिकेट करता है कि वैदिक रिचुअल सिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ आफ्टर माइग्रेशन, ना कि इंडिया से हर जगह एक्सपोर्ट हुआ। इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए ये है कि इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि बाहर कोई रिचुअल ही नहीं था। इंडो ईरानियन ट्रेडिशन में रिचुअल्स थे, लेकिन ऋग्वेदिक स्टाइल का जो यज्ञ ट्रेडिशन जैसा एलोबरेट सिस्टम नहीं मिलता है हमको बाहर। ये कहने का मतलब है। ठीक है? फिर अगर डीएनए स्टडीज़ की बात करें, तो रीसेंट एंशिएंट डीएनए स्टडीज़ सजेस्ट करते हैं कि ब्रॉन्ज़ एज के बाद यूरेशियन स्टेपी से साउथ एशिया में पॉपुलेशन मूवमेंट हुआ। ये बताया जाता है। ये फाइंडिंग लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ ब्रॉडली अलाइन करती है। क्या बोला मैंने? रीसेंट एंशिएंट डीएनए स्टडीज़ सजेस्ट करते हैं कि ब्रॉन्ज़ एज के बाद यूरेशियन स्टेपी से साउथ एशिया में पॉपुलेशन मूवमेंट हुई। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि डीएनए एविडेंस इवॉल्विंग फील्ड है, इसलिए आंसर में बैलेंस लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। व्हाट वी कैन से कि रीसेंट जेनेटिक स्टडीज ब्रॉडली सपोर्ट पॉपुलेशन मूवमेंट फ्रॉम यूरेशियन स्टेपी इनटू साउथ एशिया थ्रू द एग्जैक्ट स्केल एंड नेचर रिमेन दो द एग्जैक्ट स्केल एंड नेचर रिमेन्स सब्जेक्ट ऑन ऑनगोइंग रिसर्च। दिस वी कैन इंटरप्रेट।
ठीक है? क्या देखा हमने? व्हाई इंडिजिनस थियरी इज़ नॉट एक्सेप्टेड? पहला तो ये कि कोई कॉलोनाइज़ेशन सीक्वेंस नहीं देखने को मिलता है। दूसरा ये कि यज्ञ जैसा इलैबोरेट हमको सिस्टम नहीं देखने को मिलता आउटसाइड इंडिया। तीसरा डीएनए स्टडीज़ भी सजेस्ट करती है कि यूरेशियन स्टेपीज़ से, है ना, जो माइग्रेशन है आउटवर्ड साउथ एशिया की तरफ हुआ। ठीक है? तो कंक्लूड क्या करेंगे? मॉडर्न कंसेंसस के हिसाब से आर्यन इन्वेजन थियरी रिजेक्ट हो चुकी है। ग्रेजुअल आर्यन माइग्रेशन थियरी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा स्टेबल या फिर एक्सेप्टेड मानी जाती है। और होमलैंड के कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल एशिया या यूरेशियन स्टेपी ओरिजिन को सबसे स्ट्रॉन्गर सपोर्ट मिलता है, बिकॉज लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजिकल एंड जेनेटिक एविडेंस एक दूसरे को ब्रॉडली री करते हैं। ये हमने पढ़ा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्यन इन्वेजन वर्सेस माइग्रेशन, ये थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये टॉपिक यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आर्यन इंडिया कैसे आए? इस क्वेश्चन के आंसर में 2 मेजर थियरीज़, आर्यन इन्वेजन थियरी एंड आर्यन माइग्रेशन थियरी हमको देखने को मिलती है। आज के समय हिस्टोरियंस जनरली आर्यन माइग्रेशन थियरी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आर्यन माइग्रेशन थियरी क्या कहती है? ये थ्योरी जो है वो 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में काफ़ी फेमस थी। इसके अकॉर्डिंग आर्यन एक पावरफुल वॉरियर रेस थी। ये सडनली इंडिया में एंटर हुए और इन्होंने लोकल पॉपुलेशन को वायलेंटली डिफीट कर दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर नॉर्थ इंडिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। इसी को आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं। अब हमने डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन आर्यन इन्वेजन एंड आर्यन माइग्रेशन, दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है? तो आर्यन इन्वेजन को सपोर्ट करते हैं मॉर्टिमर व्हीलर। आए कहाँ से वो तो ठीक है, उसकी तो थियरीज़ हैं। आए और आने के बाद में क्या किया? माइग्रेशन किया या इन्वेजन किया आपने? उसके बारे में समझने की कोशिश करें आप। ये मत सोचना कि हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? आर्यन इन्वेजन क्या बोला कि आ रहे हैं, पावरफुल वॉरियर थे, इधर वाले लोगों को हराया और अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। अब मॉर्टिमर व्हीलर जो है इस थियरी को सपोर्ट करते हैं, है ना? मॉर्टिमर व्हीलर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रहे, उन्होंने मोहनजोदारो एग्जीबिशन के दौरान कुछ ह्यूमन स्केलेटन देखे। उन्होंने कंक्लूड किया कि ये इन्वेजन के विक्टिम्स होंगे और फेमस स्टेटमेंट दिया कि इंद्र स्टैंड्स एक्यूज्ड, क्योंकि ऋग्वेदा में इंद्र को पुरंदर यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ अ फोर्ट्स कहा गया है ना? बोला गया है। उन्होंने अज़्यूम किया कि इंद्र के फॉलोवर्स यानी आर्यन्स ने हड़प्पन सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जब हम हड़प्पन वाला कर रहे थे तो हमने डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन वाले में एक आर्यन इन्वेजन थियरी भी पढ़ी थी। हमने उसमें मॉर्टिमर व्हीलर की भी बात की थी और हमने कहा था कि मोहनजोदारो में जो है वो 26 कुछ आस-पास स्केलेटन्स मिले हैं एक साथ में, है ना? तो वो क्या पता ये बताते हों कि इनमें इन्वेजन हुआ हो। लेकिन उसका भी क्रिटिसिज़्म देखने को मिलता है कि सिर्फ़ 26 से आप नहीं अज़्यूम कर सकते कि सारा रेस वो खत्म हो गया हो, है ना? तो उसमें भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी हमने पढ़ी थी, ये दोबारा भी आ गई है, ठीक है? अब व्हीलर को ऐसा लगा क्यों? उन्होंने ऑब्ज़र्व किया हड़प्पन सिविलाइज़ेशन डिक्लाइन कर रही थी, कुछ स्केलेटन मिले एक जगह पे, ऋग्वेदा में बैटल्स का मेंशन है और आर्यन्स के पास में हॉर्सेस और चैरियट्स थे। इन सबको कंबाइन करके उन्होंने इन्वेजन कंक्लूड कर दिया, ठीक है? अब इसमें इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है? आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बहुत हिस्टोरियंस जो हैं उनको जो हिस्टोरियंस हैं उनको इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का प्रोडक्ट मानते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इस थ्योरी को प्रमोट किया। वजह ये थी कि अगर आर्यन्स भी आउटसाइडर थे और ब्रिटिशर्स भी आउटसाइडर हैं, तो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? नैरेटिव कुछ इस तरह बनाया गया कि आर्यन कॉन्कर्ड इंडिया, मुस्लिम कॉन्कर्ड इंडिया, ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया एंड देन फॉरेन रूल इज़ वेरी मच नॉर्मल। हम कुछ बहुत बेकार नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ये पहले भी आपकी कंट्री में हुआ है, अभी भी हो रहा है, तो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्टोरियंस ने इस थ्योरी को क्रिटिकली एग्ज़ामिन किया, ठीक है? वायलेंट इन्वेजन में क्या? थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्यन राइडिंग वॉरियर्स, आर्यन जो है वो हॉर्स राइडिंग वॉरियर्स थे, चैरिट यूज़ करते थे, आयरन वेपन यूज़ करते थे, है ना? और हड़प्पन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, सिटीज़ जला दी, ये सब उन्होंने कहा, ठीक है? अब आर्यन, ये जो आयरन वेपन वाला पॉइंट है ये गलत है, क्यों? क्योंकि आर्यन्स जब इंडिया आए आयरन का वाइड स्प्रेड यूज़ नहीं करते थे, वो तो लेटर वैदिक पीरियड में करने लगे ना, ये हमने पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में। अर्ली वैदिक पीरियड में तो कॉपर और ब्रॉन्ज़ ही यूज़ करते थे और आयरन जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में आया। तो ये तो गलत है कि आयरन वेपन यूज़ करते थे, है ना? और एविडेंस भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने इन्वेजन थ्योरी को लार्जली रिजेक्ट किया है। वजह ये है कि नो डिस्ट्रक्शन लेयर, हड़प्पन सिटीज़ में एक साथ डिस्ट्रक्शन का एविडेंस नहीं मिलता। कुछ आपको थोड़े बहुत स्केलेटन मिल गए उसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेजन ही बता देंगे।
ठीक है? डिफरेंट सिटीज़ जो हैं वो भी डिफरेंट टाइम पे ख़त्म हुई और डिफरेंट रीज़न की वजह से ख़त्म हुई। कहीं पे क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, कहीं पे डिफ़ॉरेस्टेशन देखने को मिलता है, कहीं पे डिज़र्टिफ़िकेशन देखने को मिलता है, कहीं पे फ्लड देखने को मिलती है, कहीं पे स्केलेटन देखने को मिलते हैं। तो उसका भी कोई सेम रीज़न नहीं है डिक्लाइन करने का, ठीक है? स्केलेटन एविडेंस वीक है ना? स्केलेटन एविडेंस भी वीक है। और आर्यन जो हड़प्पन सिविलाइज़ेशन है वो मल्टी कॉज़ल डिक्लाइन देखने को मिलता है, बहुत सारी वजहों की वजह से और अलग-अलग टाइम पे जो है वो डिक्लाइन करके गई है ना? तो ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है? ओके। और ऊपर से कल्चरल कंटिन्यूटी हड़प्पा से लेटर हड़प्पा में ओसीपी से फिर पीजीडब्ल्यू पॉटरी हमको देखने को मिलती है, उसमें कंटिन्यू देखने को मिलती है। अगर कंप्लीट इन्वेजन होता तो कंटिन्यूटी ये जो है वो ब्रेक हो जाती, है ना? तो ये हमने देख लिया। फिर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पे आते हैं। आई बिलीव आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पे आते हैं। ये थ्योरी मॉडर्न हिस्टोरियंस के बीच कंपैरेटिवली सबसे एक्सेप्टेड है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्यन एक ही बार इंडिया नहीं आए, अलग-अलग ट्राइबल ग्रुप्स अलग-अलग सेंचुरीज़ में नॉर्थ वेस्ट इंडिया आए, माइग्रेशन ग्रेजुअल था, वायलेंट कॉन्क्वेस्ट नहीं था। ये कहने का मतलब है। सपोर्ट क्या करते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स ये बोलते हैं, मतलब ऋग्वेदा में जो है कई ट्राइब्स मिलते हैं, जैसे भरता, पुरु, यादू, है ना? अनु, ये सब अलग-अलग ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। ये शो करता है कि आर्यन्स एक यूनाइटेड नेशन नहीं थे, ये मल्टीपल ट्राइब्स थे और डिफरेंट टाइम्स पे आए, है ना? सब ट्राइब्स एक साथ नहीं आए, डिफरेंट माइग्रेशन वेव्स थी, कुछ पहले आए, कुछ बाद में आए, इस वजह से ऋग्वेदा में डिफरेंट ट्राइबल मूवमेंट्स का मेंशन देखने को मिलता है एंड इट वाज़ अ पीसफुल माइग्रेशन ये कहते हैं। माइग्रेशन का मतलब लोग ग्रेजुअली नए एरियाज़ में सेटल हो रहे हैं। लोकल पॉपुलेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, कोऑपरेशन भी हुआ, इंटरमैरेजेस भी हुई, कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। इसलिए इन्वेजन की वजह माइग्रेशन ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड माना जाता है। इसके कुछ एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे वी हैव बोगस कोई इंस्क्रिप्शन फ्रॉम 1400, है ना? टर्की वाले एरिया में हमने देखा था। इसमें ट्रीटी में इंद्र, मित्र, वरुण जो है ये सब मेंशन देखने को मिलता है। हमने ये भी देखा था पिछले लेक्चर में कि अग्नि का मेंशन नहीं मिलता। व्हेयरएज़ अग्नि जो है यहाँ पे अपने वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, ठीक है? इससे हिस्टोरियंस क्या इंटरप्रेट करते हैं? इससे हिस्टोरियंस इंटरप्रेट करते हैं कि इ ये इंडो आर्यन का अर्ली स्टेज रिप्रेज़ेंट करता है। लेटर ऋग्वेदिक भारताज़ में अग्नि वर्शिप बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। ये रिलिजियस इवोल्यूशन को शो करता है। मतलब उस टाइम पे नहीं था, लेकिन जब इंडिया में आए तो अग्नि जो है वो डेवलप हो गई। ऋग्वेदा में भारत ट्राइब अग्नि को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। अग्नि सैक्रिफाइस का देवता, प्रीस्ट के गॉड्स हैं, मैसेंजर हैं गॉड और ह्यूमन्स के बीच में। ये इंडिकेट करता है कि इंडिया में आकर अग्नि वर्शिप और डेवलप हुआ, ये मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है? अब ऋग्वेदा में भी कुछ ट्राइब के बारे में इंडिकेशन मिलता है ना? जो बाद में जॉइन हुए, जैसे यादू। वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग लेटर अराइवल हुआ यादू का। तुर्वासु, इस ट्राइबल को भी लेटर माइग्रेंट्स ग्रुप में माना जाता है, तुर्वासु, है ना? सपोर्ट स्टेज माइग्रेशन देखने को मिलता है। इन सब एविडेंस से हिस्टोरियन कंक्लूड करते हैं कि आर्यन डिफरेंट ट्राइब थे, डिफरेंट रूट से आए, डिफरेंट टाइम पे आए और ग्रेजुअल सेटलमेंट हुआ। इसी को हम बोलते हैं स्टेज्ड माइग्रेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि आर्यन कौन थे? ये एक लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी थी। इट वाज़ नॉट अ रेस। रेस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप आर मच मोर डिफरेंट। इंडो आर्यन ग्रुप क्या होता है? इंडो ईरानियन ग्रुप क्या होता है? हमने पढ़ा। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली क्या होती है? हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि क्या-क्या डिफरेंट थियरीज़ हैं जो आर्यन की एंट्री को इंडिया में जस्टिफाई करती हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। वी हैव डिफरेंट थियरीज़। वी हैव यूरोप थ्योरी व्हिच वाज़ सपोर्टेड बाय मॉर्गन एंड विलियम जोन्स। We had Central Asian theory, which was supported by Hertzfeld, है ना? We had this Indian Arctic theory. Then we had homeland theory. We had Tibet theory by स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्कटिक theory जो थी वो लोकमान्य तिलक ने हमको दी थी, ठीक है? तो ये सब हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में हमने देखा कि माइग्रेशन हुआ था कि इन्वेजन हुआ था। तो आर्यन इन्वेजन theory हमने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। मॉर्टिमर व्हीलर जो है वो इसके प्रोपोनेंट देखने को मिलते हैं। आर्यन माइग्रेशन थियरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की, ठीक है? और ज़्यादा एक्सेप्टेड जो है वो आर्यन माइग्रेशन थियरी देखने को मिलती है। क्या एविडेंसेस हैं? बोगस कोई इंस्क्रिप्शन वी हैव, है ना? वी हैव ऋग्वेदा जिसमें काफ़ी मेंशन्स मिलते हैं हमको, है ना? और हमने ये भी देखा कि कुछ क्लैन्स जो पहले थे और कुछ क्लैन्स बाद में आए। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि अलग-अलग ट्राइब थे, अलग-अलग टाइम पे आए और एक ग्रेजुअल स्टेज्ड माइग्रेशन हमको देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ के लोकल लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, उनके साथ में कोऑपरेशन भी हुआ, उनके साथ में इंटरमैरेजेस भी हुई एंड फाइनली वो यहाँ पे सेटल कर गए। ये हमने अभी तक देखा।
ठीक है? ये हमने अभी तक पढ़ा है, अभी तक समझा है, ठीक है? मैक्स म्यूलर एंड इयन मेयर, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब आर्यन और नॉन आर्यन के बीच में फ़र्क देखते हैं। आर्यन जब इंडिया आए तो उनका इंटरैक्शन लोकल पॉपुलेशन के साथ हुआ। ये इंटरैक्शन हमेशा वायलेंट नहीं था, कभी कॉन्फ्लिक्ट, कभी कोऑपरेशन, कभी असिमिलेशन देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, तो ऋग्वेदा में कई वॉर्स का मेंशन है, लेकिन ये समझना इम्पोर्टेंट है कि आर्यन ने किससे फाइट की? इंडिजिनस लोगों के साथ में। ये लोकल इन्हेबिटेंट्स थे, ऑलरेडी इंडिया में रहते थे। मोस्टली लेटर हड़प्पन, यूपीएससी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, आर्यन का इंटरैक्शन मैच्योर हड़प्पन से नहीं था, क्योंकि मैच्योर हड़प्पन तो पहले ही खत्म हो गया था। आर्यन जब आए तब मेनली लेटर हड़प्पन कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, तो उनके साथ भी मान लो कि जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। चालकोलिथिक कल्चर्स, आर्यन का इंटरैक्शन अहर, मालवा, कायथ, गणेश्वर, ओसीपी जैसे जो चालकोलिथिक ग्रुप्स के साथ में भी हुआ, है ना? अब ये अलग-अलग तरीके का इंटरैक्शन हो सकता है। यहाँ पे हम कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं एंड एब्सोल्यूटली एक चीज़ तो हम बहुत श्योर हैं कि मैच्योर हड़प्पन तो ये नहीं थे। मैच्योर हड़प्पन के साथ में तो इनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था। ठीक है? इनके पास कुछ कुछ एडवांटेजेस थे अपने कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे ये हॉर्स चैरिट यूज़ करते थे। आर्यन की मिलिट्री स्ट्रेंथ का मेजर रीज़न जो है वो हॉर्स और लाइट चैरिट थे। हॉर्स जो है वो मोबिलिटी बहुत फ़ास्ट करता है ना? और वॉर स्ट्रैटेजी इनकी काफ़ी बेटर थी। इम्पोर्टेंट नोट ये है कि हॉर्स मिलिट्री एडवांटेज था, लेकिन इस बेसिस पर इन्वेजन प्रूफ नहीं होता। ठीक है? बेटर मिलिट्री टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है ना? चैरियट, बेटर मोबिलिटी, ट्राइबल मिलिट्री ऑर्गनाइज़ेशन, ये सब हमको आर्यन्स में देखने को मिलती हैं, है ना? ऋग्वेदा में इंद्र को एनिमी डिस्ट्रॉयर करने वाला बोला गया है। कई विक्ट्रीज़ मेंशन होती हैं, लेकिन सब वॉर्स एथनिक नहीं थे, कई ट्राइबल वॉर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है? आर्यन वर्सेस आर्यन कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लोकल लोगों के साथ में नहीं, आर्यन के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। डिफरेंट ट्राइब्स हमने देखा था ना, कुछ ट्राइब्स हमने देखा था यदु, है ना? और तुर्वासु, ये बाद में ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। अब ये हमने समझ लिया। जैसे एक इसका एग्ज़ाम्पल हमको बैटल ऑफ 10 किंग्स देखने को मिलता है। ऋग्वेदा का सबसे फ़ेमस हिस्टोरिकल इवेंट है। ऋग्वेदा के 7th मंडला में हमने देखा ना 10 मंडल होते हैं, 1028 हाइम्स हैं इसमें, है ना? ये सब हमने देखा। तो इसके 7th मंडल में इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। 10 राजन, 10 माने 10, राजन मीन्स किंग, इसलिए नाम पड़ा बैटल ऑफ 10 किंग्स। किस रिवर के किनारे हुआ था? परुशनी रिवर के किनारे हुआ था, रावी रिवर व्हिच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, है ना? इट्स अ मेजर रिवर ऑफ इंडस जो हमारा सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, उसका मेजर रिवर रावी को माना जाता है और इसका एंशिएंट नाम है परुशनी। ये बैटल रिवर परुशनी के किनारे हुई पंजाब रीजन में। अब यहाँ पे भारताज क्लैन देखने को मिलता है। किंग जो है इनका सूदास था, सूदास, भारता ट्राइब का। 5 आर्यन ट्राइब भी थे। भारताज के अगेंस्ट 5 आर्यन ट्राइब थे। 5 नॉन आर्यन ट्राइब भी थे। 5 आर्यन ट्राइब और 5 नॉन आर्यन ट्राइब भी थे और टोटल मिलके ये हो गए 10। ठीक है? अब सूदास जो है इसमें विक्टोरियस निकलता है। किंग सूदास ने सबको डिफीट कर दिया और ये ऋग्वैदिक पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल विक्ट्री मानी जाती है। यहाँ पे प्रीस्ट के भी एक मेंशन हुआ है। द प्रीस्ट इज़ प्रीस्ट वशिष्ठ। प्रीस्ट वशिष्ठ की जो मेंशन है वो देखने को मिलता है ना? ऋग्वेदा के कई हाइम्स वशिष्ठ से एसोसिएटेड हैं। ये सूदास के रॉयल प्रीस्ट जो है कहे जाते हैं। अब बैटल के बाद भारता और पुरु मिल गए, ग्रेजुअली यूनाइट हो गए और कुरु ट्राइब को एस्टैब्लिश किया। कुरु, ठीक है? और कुरु जो है वहीं से पांडवास और कौरवास निकले, जिसे हम महाभारत में मेंशन हमको देखने को मिलता है ना, कुरु क्लैन। और फिर कुरु में पांडवास जो अर्जुन वाला पार्ट था और कौरवास, है ना? जो युधिष्ठिर वाले लोग थे वो कौरवास, ये हमको ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है? लेटर अलायंस भी हुआ पंचालास के साथ में। पांचालास कौन? हम जब महाभारत पढ़ते हैं तो हम जो है द्रौपदी को पांचाली भी बोलते हैं, क्योंकि वो पांचाल ट्राइब से थी। है ना? लेटर वैदिक पीरियड में कुरु जो है वो पंचाल से मिल जाते हैं और मिलकर सबसे पावरफुल पॉलिटिकल सेंटर बन गए। इसी रीजन में लेटर वैदिक कल्चर डेवलप हुई, है ना? तो यहाँ पे महाभारत का भी थोड़ा बहुत रेफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है? मतलब कुछ वर्ड सिमिलर देखने को मिलते हैं, एग्ज़ैक्टली क्या हिस्ट्री है हमको नहीं पता, ठीक है? दास एंड दस्यु, इनके बीच में फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं। दास, अभी तक हमने 10 किंग्स वाला पढ़ा कि 10 जो राजा थे,
10 आर्यन ट्राइब से 10 नॉन आर्यन थे और एक साइड भारत ट्राइब था जिसका जो राजा था वो सूदास था। सूदास विक्टोरियस निकला। सूदास के जो प्रीस्ट थे वो प्रीस्ट वशिष्ठ थे, है ना? फिर बाद में भारता जो है और पुरु जो है वो मिलके कुरु बनाते हैं और कुरु के बाद में पांडवास और कौरवास आते हैं। पांडवास जो हैं वो पांचालास के साथ में मिल जाते हैं और एक इम्पोर्टेंट किंगडम बनाते हैं, ठीक है? अब हम समझने की कोशिश करते हैं दासा और दासियों में क्या फ़र्क है? ऋग्वेदा में ये दोनों टर्म्स रिपीटेडली मिलती हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं हैं। दासा मॉडर्न हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग दासा शायद एक आर्यन ब्रांच थी। मतलब रीज़न क्या है इसका कि ईरानियन टेक्स्ट में भी दसास का मेंशन मिलता है, सिमिलर वर्ड्स मिलते हैं, है ना? ये इंडिकेट करता है कि दासा कंप्लीटली फॉरेन या ट्राइबल वर्ड नहीं था। And these dasas were treated relatively softly. ऋग्वेदा में दसा के साथ रिलेशन कंपैरेटिवली लेस हॉस्टाइल दिखे हैं, ठीक है? लेस हॉस्टाइल दिखे हैं। फिर दस्यूज क्या होता है? दस्यूज, दीज दस्यूज दस्यूज को जनरली इंडिजिनियस कम्युनिटीज माना जाता है। इंडिजिनियस जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे। अब ये फेलिस को वर्शिप करते थे। ऋग्वेदा के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये फेलिक वर्शिप करते थे। ये वैदिक ऑथर्स का पर्सपेक्टिव है, इसलिए इस डिस्क्रिप्शन को टेक्सचुअल व्यू पॉइंट के रूप में ही समझना चाहिए, है ना? और ये डिडंट कीप कैटल, कैटल भी नहीं रखते थे। ऋग्वेदिक डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इनका लाइफस्टाइल आर्यन से काफ़ी डिफरेंट था एंड आर्यंस वर मोर हॉस्टाइल टुवर्ड्स देम। ऋग्वेदा में दासियों को एनिमी के रूप में डिपिक्ट किया गया है, ठीक है? टाइम के साथ दासा और दस्यु दोनों वैदिक सोसाइटी में एब्ज़ॉर्ब हो गए। है ना? स्लेव्स कुछ दास सर्वेंट या स्लेव्स बन गए और कुछ लेटर वर्ना सिस्टम में कई इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को शूद्र कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। यहाँ पे यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक ग्रेजुअल हिस्टोरिकल प्रोसेस था। सब दास दस्यु डायरेक्टली शूद्र बन गए, ऐसा ऋग्वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? फिर असिमिलेशन की बात करते हैं। मॉडर्न आर्कियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है आर्यंस और लोकल्स के बीच सिर्फ वॉर्स नहीं हुए, असिमिलेशन भी हुआ। ठीक है? लिटरेरी एविडेंस मिलता है कॉन्फ्लिक्ट का, बैटल एनिमीज़ इन सब का देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजी में कोऑपरेशन का भी एविडेंस देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजी शो करती है कि सेम सेटलमेंट में रहते थे, मिक्स्ड पॉटरी यूज़ करते थे, कल्चरल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। इसका मतलब लोग साथ भी रहते थे। कोहैबिलिटेशन इन सेम सेटलमेंट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पीजीडब्ल्यू प्लस लेटर हड़प्पन ओवरलैप भी देखने को मिलता है। भगवानपुरा एक इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ पीजीडब्ल्यू और लेट हड़प्पन लेवल एक ही सेटलमेंट में रहते थे। ये कंटिन्यूटी का स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमको देखने को मिलता है। भगवानपुरा, पीजीडब्ल्यू और लेट हड़प्पन ओवरलैप देखने को मिलता है। दाधेरी, है ना? मिक्स्ड ऑक्यूपेशन के एविडेंस देखने को मिलते हैं। कटपालोन, यहाँ पे सेटलमेंट कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। क्या देखा? भगवानपुर, दाधेरी, कटपालोन और नागर, यहाँ पे लेट हड़प्पन और पीजीडब्ल्यू ओवरलैप देखने को मिलता है। ओसीपी और लेट हड़प्पन ओवरलैप भी देखने को मिलता है हमको। पीजीडब्ल्यू और लेट हड़प्पन और ओसीपी और लेट हड़प्पन कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? वी हैव बड़गाँव, है ना? ओसीपी और लेट हड़प्पन कोएग्जिस्टेंस। वी हैव अम्बाखेरी, यहाँ पे भी देखने को मिलता है सिमिलर कल्चरल ओवरलैप। कोहैबिलिटेशन इन सम सेटलमेंट ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है? रेशियर और लिंग्विस्टिक ये हम अच्छे से जो है थियरीज़ के साथ में सब कुछ जो है हमने समझ लिया, ठीक है? अब हम आएँगे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन पे। वैदिक सिविलाइज़ेशन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आर्यन किस एरिया में रहते थे और कैसे ग्रेजुअली अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन किया उन्होंने। लेकिन ये जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन वाला एरिया है, ये हम पार्ट 3 में कवर करेंगे क्योंकि हमको वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। तो आई बिलीव आपको अभी तक जितना हमने पढ़ा वो समझ आया। हमने पढ़ा कि इंडो आर्यन कौन थे, ये आर्यन का मतलब क्या है, ये डिफरेंट थियरीज़ क्या एक्सप्लेन करती हैं। हमने यूरोपियन थ्योरी की बात की, सेंट्रल एशियन थ्योरी की बात की, ठीक है? उसके बाद में हमने आर्कटिक थ्योरी, तिब्बतन थ्योरी और इंडिजिनियस होमलैंड थ्योरी की भी बात की। There are certain criticism regarding the indigenous homeland theory as well. We read about and we discussed quite good about that as well. उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस तरीके से आए, माइग्रेशन हुआ कि इन्वेजन हुआ। हमने थियरीज़ पढ़ी उसके बारे में, क्या लिमिटेशंस थे, क्या एक्सेप्ट किया गया, हमने वो भी पढ़ा, ठीक है? फिर हमने जो है 10 आज दस्यूज़ के बारे में पढ़ा, आर्यन्स, नॉन आर्यन्स के बारे में पढ़ा। हमने बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में भी बात की और हमने कंक्लूजन ये निकाला कि कोई वायलेंट इन्वेजन नहीं था। इट वाज़ वेरी मच ग्रेजुअल। कॉन्फ्लिक्ट के साथ-साथ में हमको कोऑपरेशन और कोहैबिलिटेशन भी देखने को मिलता है। देयर वर मेनी एविडेंस वेयर वी सॉ द कल्चरल ओवरलैप ऑफ
PGW pottery as well as late Harappan people. We had certain examples, we have certain sites, for example, we had Bhagwanpura, we have Dadheri, we have Katpalon, and we have Nagar. We also saw the OCPA and late Harappan overlap in the sites like Badgaon and Ambakhedi, है ना? तो हमने देखा कि कोहैबिटेशन भी साथ में हो रहा था, कॉपरेशन भी साथ में हो रहा था, सिमिलर पॉटरीज देखने को मिलती हैं, है ना? सिमिलर प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं, तो ये सब हमने समझा। ठीक है? अभी तक आई होप आपको समझ आया होगा पार्ट 2 में भी, आप पार्ट 1 भी जाकर देख सकते हैं। अगला जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बाद वाला जो पार्ट है, वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।